अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंस गए हैं। ट्रंप वाइन को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी सीनियर स्टोर्स में अब ट्रंप ब्रांडेड वाइन बिक रही है। कानूनी रूप से सही होते हुए भी ये बिक्री राष्ट्रपति के निजी व्यवसाय और सरकारी सुविधाओं के उपयोग से जुड़े हितों को लेकर सवाल उठाती है। आरोप है कि ये संविधान के नियमों का उल्लंघन है, जो राष्ट्रपति को वेतन के अलावा अतिरिक्त फायदा लेने से रोकता है। पूरे विवाद पर ट्रंप समर्थकों का कहना है कि ये उत्पाद अन्य ट्रंप ब्रांडेड सामानों की तरह सिर्फ लाइसेंसिंग की व्यवस्था के तहत है और राष्ट्रपति का इसमें कोई सीधा योगदान नहीं है। दूसरी तरफ निगरानी समूह ने इस बिक्री को संघीय सुविधाओं का गलत इस्तेमाल बताया है। कनाडा में पिछले दिनों कई फायरिंग के मामले सामने आए, जिसमें भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैप्स कैफे भी शामिल है। इसी के बाद कनाडा में फायरिंग करने वाले गैंग के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने 3 विदेशी नागरिकों को उगाई गैंग चलाने के आरोप में देश से बाहर किया है। साथ ही एजेंसी ने 78 अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान कर इनकी जांच भी शुरू कर दी है। डिपोर्ट किए गए किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान उजागर नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार की ओर से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के बावजूद उसके गैंग की आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अब और ज्यादा शक्तियां मिलने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी के चलते पाक एक संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी में है, जिसके तहत रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फील्ड मार्शल का पद और उससे जुड़ी सुविधाएं आजीवन रहे। संसद में पेश किए गए 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान में ये नया पद बनाया जा रहा है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। ये शीर्ष अधिकारी सेना प्रमुख के रूप में भी काम करेगा। इसका मतलब ये है कि इस महीने के अंत तक मुनीर स्वचालित रूप से सभी रक्षा बलों के प्रमुख बन जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की 100 वर्ष यात्रा के न्यू हॉरिजॉन्स विषय पर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ रजिस्टर्ड होंगे, जिनके खिलाफ हम काम कर रहे थे? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के कानून रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी दर्जा उन व्यक्तियों के निकायों को भी दिया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए हमें इस श्रेणी में रखा गया है और एक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, यानी सरकार ने हमें मान्यता दे दी थी। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर हम एक संगठन है, इसीलिए हम असंवैधानिक नहीं है। कई चीजें रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इसी बीच राहुल गांधी एक दिन के लिए जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के काम से मध्य प्रदेश गए। बैठक स्थल के पास ही टाइगर सफारी था, तो बिहार निकलने से पहले कुछ देर के लिए वो वहां चले गए। इस दौरान विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं ने आलोचना की। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर किया है, आप भी सुनिए। राहुल गांधी आज बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो लगातार बिहार के प्रचार में जुटे हुए हैं। 29 तारीख को, 30 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं तमाम जगहों पर की। फिर 5 तारीख को उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा किया, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिली भगत की कलई खोली। फिर 6 और 7 उन्होंने फिर से बिहार में प्रचार किया। 8 तारीख को वो जिला अध्यक्षों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो संगठन सृजन के अंतर्गत हो रही थी, उसके लिए मध्य प्रदेश गए। 9 तारीख आज है, आज वो फिर से बिहार में प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जब वो बैठक के लिए गए तो जहां पर बैठक हो रही थी उसके बगल में ही टाइगर रिजर्व था। बिहार निकलने से पहले आज सवेरे
वो कुछ देर वहां चले गए। लेकिन ये संघी दुष्प्रचारक, ये संघी झूठे लगातार उनके बारे में झूठ फैलाते हैं। मैं समझ सकती हूं आगामी हार का जो बौखलाहट है बिहार में संघियों को और भाजपाइयों को, उसके चलते ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, राहुल गांधी ने आपकी वोट चोरी का जो साजिश थी, आपकी वोट चोरी का जो खुलासा था, वो देश के सामने करके रख दिया और सारा देश जानता है कि आप लोग वोट चोर हैं और इसीलिए आप दो कौड़ी के झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से बिहार प्रचार में जुटे हुए हैं और यही नहीं, उन्होंने बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा करके जन जागरण का भी काम किया है। आप में से ये नहीं कर सकते। महागठबंधन की जीत होने वाली है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अब आप किसी भी तरह का झूठ फैलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी आज भी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आज किशनगंज में राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी अंबानी से बात करते हैं, सूट बूट वालों से मिलते हैं, वे कभी किसानों, मजदूरों, युवाओं के पास तक नहीं जाते। अगर वे कभी बिहार के किसानों, मजदूरों और युवाओं से मिलेंगे तो वे बताएंगे कि उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी गरीबों से बात ही नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी, कभी आप जाइए, किसान से बात कीजिए। आप अदानी अंबानी जी से बात करते रहते हो, सूट बूट वालों से मिलते रहते हो। आप कभी बिहार के युवा से 2 मिनट बात करो, बिहार के किसान से 2 मिनट बात करो, मजदूर से 2 मिनट बात करो। सबसे पहले आप इनका हाथ नहीं छूते हो। हाथ छूने की जरूरत नहीं है, गले लगने की जरूरत नहीं है, मगर बुला के बात कर लो, पूछ लो कि आप चाहते क्या हो। किसान कहेगा हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहते हैं, किसान कहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, मजदूर कहेगा हम अस्पताल चाहते हैं, युवा कहेगा हम रोजगार चाहते हैं। मगर आपको ये बात नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते हो। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आज किशनगंज में राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने जनता से कहा, चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पर आप सभी सावधान रहिए। बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन्हें वोट चोरी मत करने दीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता की आवाज से डरते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से चोरी की है, लेकिन अंत में ये जरूर पकड़े जाएंगे। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए। क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जनता भी जागरूक होने लगी है और वोट मांगने
आ रहे नेताओं से जवाब मांगने लगी है। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बिहार के जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह जनता के मुद्दों पर गिरी हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति उनसे कह रहा है, हमने आपको जनता की सेवा के लिए चुना, लेकिन पिछले 5 सालों में एक बार भी आपने हमारी सुध नहीं ली। नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है और हमारे सरकारी स्कूल में और सरकारी हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर है। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं। आज रायपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे बूथ पर ये नकली आधार कार्ड बना लेते हैं। आखिरकार ये आधार कार्ड नकली कैसे बन रहा है? मैं संसद में अक्सर ये मुद्दा उठाता रहा हूँ। क्या तैयारी कर रही है? क्या जो बूथ लेवल पे जो अपनी तैयारी है? हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है अपने बीएलए को बना के बीएलओ के साथ घूमना, जिससे कहीं वोट गड़बड़ ना हो। उसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई मशीन है, जो मैं लोकसभा में भी बोलता था और आप शायद उस बात को बेहतर समझते होंगे, बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बनता है। अब चेहरे तो यही बता रहे हैं कि आपको भी शायद लगता है कि हाँ कहीं बन जाता है। तो आखिरकार ये आधार नकली कैसे बन रहा है? आधार नकली ना बने, वोटर लिस्ट ऐसी हो जिसमें फेस हम रिकॉग्नाइज कर सकें। आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हम दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आपकी वोटर लिस्ट ऐसी क्यों नहीं है जिसमें फोटो कम से कम ऐसी हो जो हम पहचाने जा सके वो लोग। और फिर आपका आधार इतना अच्छा हो कार्ड जो कोई नकली ना बना पाए। यहाँ तो आधार नकली बना ले रहे हैं। आप अपने ही कार्ड को नहीं मानने के एसआईआर में वो शामिल होगा। भाई आधार किसने बनाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, रजिस्ट्री है, आपका पासपोर्ट है या और अन्य पॉलिसीज हैं, आप सब में आधार इस्तेमाल करते हैं। और आधार ही आप कह रहे हैं कि नहीं माना जाएगा एसआईआर में, तो आप अपनी ही बात को गलत कैसे कह रहे हो? तो इसलिए हमारा मानना है कि वोटर लिस्ट बने, अच्छी बने, फोटो पहचान में आए और आधार ऐसा बने मेटल का, यहाँ तो बड़ा लोहा निकलता होगा तो, और यूपी से ना शुरू कर सकें तो कम से कम छत्तीसगढ़, उड़ीसा से शुरू करें कि हर एक का कार्ड मेटल कार्ड हो। और मेटल कार्ड में इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस का होगा मेटल कार्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा मेटल कार्ड बनाते हैं जो नकली नहीं बनाया सकता है। ये आधार तो बीजेपी बना लेती है, नकली बनाती है बूथ के दिन, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। देवभूमि उत्तराखंड ने आज अपनी रजत जयंती यानी राज्य स्थापना के 25 वर्ष बड़े धूमधाम और गर्व के साथ सेलिब्रेट किए। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देहरादून पहुंचे और राज्य को विकास की नई दिशा देने वाली 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच से पीएम मोदी ने कहा, आज जब उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि ये इसके उत्कर्ष का कालखंड है। उन्होंने कहा, अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश के विकास की नई मिसाल बनेगा और सब मिलकर नई कहानी लिखेंगे। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारे लक्ष्य का,
हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, उस दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। साथियों, अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। यहां के मेले भी उतने ही जीवंत हैं। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवीधुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहां के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए एमएसएमईज को नए सिरे से सशक्त किए जाने की जरूरत है।